हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के एक नए चैप्टर का जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स या तो पुश होता है या पुल होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। फोर्स को या तो आप पुश या पुल भी कह सकते हैं, या मैं इसको बहुत अच्छे से अगर डिफाइन करूं तो मैं पहले इसको समझा देता हूं कि फोर्स एक्चुअली में है क्या। Force is a special quantity, or which we can say force is a such type of quantity which can bring a change in shape, size or position of an object। मतलब फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, शेप या साइज में चेंज ला सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। बात आती है कि फोर्स एक्चुअली है क्या। क्या हम लोगों ने फोर्स को देखा है? क्या हम लोग कभी फोर्स को देख सकते हैं कि फोर्स का शेप क्या होता है, वो राउंड है या लंबा है, किस शेप में है फोर्स, या कैसा दिखता है, क्या आकार है, क्या रंग है, कुछ पता है उसके बारे में? तो नहीं। तो आंसर ये है कि फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, ना ही फील कर सकते हैं। फोर्स को ना तो हम लोग देख सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं, बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट और सीन। फोर्स का इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं या समझ सकते हैं या फील कर सकते हैं। कैसे? अब समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया। अगर फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? फोर्स मूव किया इसने, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो हम लोगों ने फोर्स को तो नहीं देखा, बट इसका इफेक्ट देखा कि क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ। हाँ, हुआ। तो पोजीशन चेंज होना हमने देखा, जो कि फोर्स के कारण हुआ है। फोर्स एक कॉज है। जो भी इस ऑब्जेक्ट के साथ होता है उसके पीछे का कारण फोर्स है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पे दोनों साइड से फोर्स लगाया जाए तो ये फोर्स के कारण हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अपना शेप बदल ले। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा शेप, ठीक है, पतला हो जाएगा, या बीच में से गड्ढा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर फोर्स लगाया गया तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि बीच में इस तरह से गड्ढा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने फोर्स को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, इसके वजह से इसके शेप में चेंज आया है, वो हम लोग जरूर देख पा रहे हैं। इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सीन और फेल्ट। तो यहाँ तो हम लोग समझ गए कि फोर्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो फोर्स को देख तो नहीं सकते, बट उसे फील जरूर किया जा सकता है। तो फोर्स का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपके ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या पोजीशन को चेंज कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इफेक्ट तो आपने पढ़ा कि फोर्स का इफेक्ट देखा जाता है। तो इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा? नंबर 1 पॉइंट में देखो, नंबर 1 पॉइंट में है चेंज द शेप। किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी नहीं, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि बलून ले लो आप। बलून को अगर चारों तरफ से दबाया जाता है या किसी एक साइड से भी दबाते हो, इट मीन्स आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसका शेप बदल रहा है। ठीक है, कोई गीली मिट्टी ले लो, या कोई आप घर में आपके रोटी बनता होगा तो रोटी का जो आटा जो पहले बनाया जाता है, डॉफ जो कहते हैं, उसे उसे अगर आप प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? शेप चेंज होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो वो चेंज इन द शेप किस कारण से हुआ? फोर्स के कारण। फोर्स का एक इफेक्ट है चेंज इन द शेप। सेकंड पॉइंट देखोगे, चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड कहने का मतलब है कि स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, आप साइकिल से जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, पीछे से आपका फ्रेंड आता है, थोड़ा सा पुश कर देता है तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, वही सेम केस में आराम से आप जा रहे हो साइकिल से, सामने से एक दोस्त आता है, थोड़ा सा आपको रोक देता है, इट मीन्स आपका स्पीड स्लो हो जाता है। ठीक है, या बाइक चला रहे हो आप, थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दोगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, फिर ब्रेक लगाओगे तो स्पीड कम हो जाएगा। इट मीन्स फोर्स के कारण ही आपका बाइक स्पीड अप या स्पीड डाउन हो सकता है। तो
हमने लिख दिया फोर्स कैन चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड पार्ट में देखो चेंज द डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। आप आराम से जा रहे हो, ठीक, आपका हाथ पकड़ कोई खींच लेगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। आप जैसे बाइक से जा रहे हो तो कहीं टर्निंग मिल जाए आपको, तब टर्निंग पे मुड़ जाते हो तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जब कभी भी आप किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही लगाते हो, ठीक है। सर्कुलर पार्ट में देख लो, आप कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा था लेकिन इसको मूव तो करना है सर्कल में, इस सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में। अब ये इस पॉइंट से यहाँ आ गया, इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है। इट मीन्स इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन 1 से डायरेक्शन 2 में लेके आ गया, तो इसने क्या किया, चेंज इन द डायरेक्शन। अगर फोर्थ पार्ट चेक करें तो ये कह सकते हैं कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उसको पुश करके या पुल करके आप उसे मोशन में ला सकते हैं। तो पुश या पुल, आपने क्या लगाया, अल्टीमेटली फोर्स लगाया। अगर फिफ्थ पार्ट का बात किया जाए तो कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसे आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ओके। अब फोर्स के इफेक्ट के बाद फोर्स का कुछ कैटेगरी होता है, जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं दो टाइप का फोर्स बांटा गया है। पहला फोर्स कहा गया है आपको बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस से पहले बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स। और दूसरा बात किया गया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सिंपल है, क्या समझना है इसमें हमें। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहेंगे, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टच होके अप्लाई होता है तब उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का बहुत सारा एग्जांपल है, आप वो देख लो, ठीक है। सबसे पहली बात तो पुश या पुल, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स को। किसी भी चीज़ को मैं अगर धक्का देना चाहता हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ को कोई एक पेज ले लेता हूँ, उसमें मैं फूंक मारूंगा, तो यहाँ कहने का है कि सर आपने कांटेक्ट तो नहीं किया, फिर भी पेज तो मूव कर रहा है, ठीक है। या कोई फैन चल रहा है, ठीक है, विंड मिल आपने देखा है, विंड मिल क्या है, घूमता है अपने आप, कैसे घूमता है, तो हवा की मदद से। तो एक्चुअल में जो पार्टिकल है एयर का, वो तो उस विंड मिल के कांटेक्ट में तो आ ही रहा है ना, तो उसी वजह से तो विंड मिल मूव कर रहा है। तो हमने जो फूंक मारी वो एयर के पार्टिकल्स के थ्रू उस पेज पे टकराया, तो इट मीन्स हमारा काम खत्म हो चुका है, अब काम शुरू हो गया एयर का। तो एयर की वजह से एयर का पार्टिकल एक्चुअल में टच होता है, तब जाके वो पेज मूव कर रहा है। तो कोई भी ऐसा चीज जो कि कांटेक्ट में होने के बाद ही अप्लाई हो, कोई भी फोर्स जो कांटेक्ट में होने के बाद अप्लाई हो, इफेक्ट में आए, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। वहीं अगर नॉन कांटेक्ट की बात करते हैं, द फोर्सेज विच आर अप्लाइड विदाउट एनी कांटेक्ट और विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो या फोर्स लगता है, उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट। तो पहला एग्जांपल देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे अगर गिरेगा तो किस वजह से गिर रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से गिर रहा है। लेकिन ग्रेविटेशन कोई विजिबल ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि जिस तरह से देख सकते हैं कि वो उसके कांटेक्ट में है, बस इनविजिबल है, नहीं दिख रहा, कांटेक्ट में नहीं है, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जांपल अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दो चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स काम करता है बिना किसी कांटेक्ट के, कोई मतलब नहीं है बीच में क्या है, लेकिन फोर्स लगेगा, तो वहाँ पर भी कांटेक्ट नहीं होता, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स, आपने मैग्नेट से तो बचपन में खेला ही होगा, ठीक है।
मैग्नेट के दो टुकड़े ले लेते हैं हम लोग, या एक मैग्नेट ले लो, एक आयरन का कोई पार्ट ले लो, इसको मैं मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके आता हूँ, इसकी तरफ चिपक जाता है। या दो मैग्नेट लेते हैं, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, अट्रैक्ट होगा, एक का नॉर्थ दूसरे का नॉर्थ, अगर उसको तुम नज़दीक लाते हो तो दूसरा वाला मैग्नेट अपने आप दूर चला जाता है। तो क्या कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर भी ये मूव कर रहा है। तो ये किस केस में आता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स में। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब कांटेक्ट, सरफेस के टच में होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे कांटेक्ट। आप इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हो कांटेक्ट फोर्स का, मस्कुलर फोर्स भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स की। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक जो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब फोर्स को एक और कैटेगरी में डिवाइड किया गया जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, इन दोनों फोर्स को समझने से पहले हम लोग एक और फोर्स समझ लेते हैं जिसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स किसे कहा जाता है? तो अब ऐसा कहानी है कि अगर मान लीजिए कि आपने इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगाया, इसको यहाँ बना रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे आपने दो फोर्स लगाया इस तरह से, ठीक है, ये है F1 ये है F2, ओके। अब इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और बाय चांस इन दोनों फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि दो फोर्स की वजह से ये सिंगल लाइन में मूव कर रहा। अगर सेम ऑब्जेक्ट लिया जाए, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इस पर एक सिंगल फोर्स लगाओ, ओके। अगर वो सिंगल फोर्स जो कि F है वो वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ओके, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो एक सिंगल फोर्स जो कि उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि बहुत सारे फोर्सेस मिलके प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको? अ सिंगल फोर्स विच A single force which produces same effect as that produced by a number of force on the same object। मतलब एक सिंगल फोर्स लेना है, ठीक है, जो कि बाकी सारे फोर्सेस को रिप्लेस कर सकता है। दो धागे से या दो आदमी का आप यूज करके इतना प्रोड्यूस करते हो, अगर आपको ऑप्शन मिले सेम चीज एक ही आदमी के वजह से हो रहा है तो आप उसे ही रखोगे। तो वो जो एक आदमी का काम है वही कहलाता है रिजल्टेंट, यानी उस आदमी के द्वारा लगाया गया फोर्स ही कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। कहानी अच्छे से समझ लिया आपने? एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, उसने एक इफेक्ट प्रोड्यूस किया इतना, अगर सारे फोर्सेस के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ यही इफेक्ट सेम ऑब्जेक्ट पे किसी सिंगल फोर्स से प्रोड्यूस किया जा रहा है तो दैट सिंगल फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई ना? तो ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। अब रिजल्टेंट फोर्स के बाद बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं। बैलेंस्ड फोर्स किसे कहेंगे? अ सेट ऑफ फोर्स विच हैज जीरो रिजल्टेंट। एक सेट ऑफ फोर्स मतलब एक बहुत सारे फोर्सेस का सेट लगा लो, अगर उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। एग्जांपल देख लो आप, ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, आप एक इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो और एक इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मान लो ये फोर्स है F और ये भी फोर्स है F, दोनों सेम फोर्स लग रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F नेट जो है वो क्या होगा? F माइनस F, जो कि होता है 0, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, और मैं इसे N से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो F नेट इक्वल्स टू हो जाता है 0,
यानी कि अगर आप 5 न्यूटन इधर लगाओ, 5 न्यूटन इधर लगाओ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रहा है, सेम अमाउंट है, देन द एफ नेट विल बी 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये कहानी हो जाती है बैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज नहीं कर सकता, उसको स्टॉप नहीं कर सकता है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता है। बैलेंस्ड फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकता, बट इट कैन चेंज द शेप और साइज। ठीक है, शेप या साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर आप बलून के दोनों तरफ अगर आप इक्वल फोर्स लगाते हो, तो प्लस ऑपोजिट भी है, इक्वल है, ऑपोजिट है, दोनों कैंसल आउट हो जाना चाहिए, हो चुका है, लेकिन उसका सरफेस चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो बैलेंस फोर्स की वजह से आप शेप चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट में कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा बैलेंस्ड फोर्स की वजह से। अब हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अगर रिजल्टेंट जीरो ना हो, ठीक है ना, अ सेट ऑफ फोर्स whose resultant इज नॉट जीरो। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जितने भी फोर्सेस हैं उसकी वजह से अगर रिजल्टेंट जीरो ना हो तो उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। एग्जाम्पल देख लो आप, ये ऑब्जेक्ट है आपका, आपने इसको मूव कराया, एक ही साइड से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, दूसरे साइड से फोर्स लग नहीं रहा, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या काम कर रहा है इस पे, एफ नेट इक्वल्स टू 5 न्यूटन। जीरो तो नहीं हुआ। उसी केस में अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 3 न्यूटन का फोर्स, तो एफ नेट अगर निकालना चाहोगे तो अब 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 तो क्या हो जाता है 2 न्यूटन। मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा इसी डायरेक्शन में जिधर बड़ा वाला काम कर रहा है, उधर ही, जो कि 2 न्यूटन का फोर्स है। इस तरह से आप कह सकते हो कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों फोर्स मिला के अनबैलेंस्ड फोर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सिंपल है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो दिस वन इज F1 एंड दिस वन इज F2। इफ F1 not equal to F2 then F net equals to F1 minus F2। तो दिस फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है, उसको एक्सेलरेट कर सकता है। जो भी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो भी इफेक्ट आप देखते हो चेंज इन द मोशन, खासकर मोशन से रिलेटेड, चेंज इन द स्पीड, चेंज इन द डायरेक्शन, जो भी चीज़ें हैं, एक्सेलरेटेड, ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना, ये सारी चीज़ें अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से, कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो भी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। तो ये तो कहानी हो गई हम लोग बैलेंस्ड फोर्स की और अनबैलेंस्ड फोर्स की। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।